ओम आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज श्रीमती मोऊ बसु। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर ऊतक। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ऊतक की परिभाषा। कोशिकाओं के बारे में हमने सबने पढ़ा था। हम जानते हैं कि जो हमारा शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से। तो वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं, किसी कार्य विशेष को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं। कहने का मतलब यह है कि जब बहुत सारी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं और कोई एक विशेष कार्य करती है तो समूह में ये ऊतक का निर्माण करती है। पौधों में ऊतक, इसके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाली होती है तथा पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करती है। संरचनात्मक शक्ति मतलब उसकी बनावट में सहारा देना। ऐसे ऊतक मृत होते हैं, जीवित ऊतकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये ऊतक क्या करते हैं? सहारा देते हैं, संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं और ये मृत होते हैं और इसमें ये ऊतक जो है वो यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, किंतु पौधों में कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ ही क्षेत्रों में सीमित होते हैं। ऊतकों के विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों के ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। तो विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों के ऊतकों को दो भागों में बांटा गया है, विभज्योतिकीय ऊतक अथवा वृद्धि ऊतक और दूसरा स्थायी ऊतक। उसके बाद आता है जंतुओं में ऊतक। जंतु भोजन, साथी अथवा आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। ये पौधों की तुलना में अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जंतुओं में अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। अब हम लोग पढ़ लेंगे कि इसका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। इसको पहले रे डायग्राम से पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको आगे समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले देखिए पादप ऊतक। इसको विभाजन क्षमता के आधार पर इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, वृद्धि अथवा विभज्योतिकीय ऊतक और दूसरा है स्थायी ऊतक। अब हम लोग देखेंगे कि विभज्योतिकीय ऊतक जो है उसको तीन हिस्सों में बांटा गया है। इसको पाए जाने के आधार पर कहाँ पर कौन सा ऊतक पाया जाता है, इस आधार पर इसको तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहला है शीर्षस्थ विभज्योतक, जो शीर्ष में पाए जाती हैं जड़ या तने के। दूसरा है पार्श्व विभज्योतक, जो पार्श्व में पाए जाती हैं, इसको कैम्बियम भी बोलते हैं। और इसके बाद है अंतर्विष्ट विभज्योतक, तीसरा ऊतक। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे स्थायी ऊतक के बारे में। स्थायी ऊतक को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। अब हम लोग देख लेते हैं सरल स्थायी ऊतक को तीन हिस्सों में बांटा गया है, मृदोतक, स्थूल कोणोतक और दृढ़ोतक। अब स्थूल कोणोतक, मृदोतक और स्थूल कोणीयोतक का कोई विभाजन नहीं है। दृढ़ोतक का फिर से दो विभाजन है, दृढ़ोतक रेशे और दृढ़ोतक कोशिकाएं। इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं, ये था सरल स्थायी ऊतक के बारे में। अब देखते हैं जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक को दो हिस्सों में बांटा गया है, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम में भी चार तरह की नलिकाएं पाई जाती है। देखिए कौन कौन से हैं? वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम रेशे। और फ्लोएम को भी चार नलिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? चलनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। तो इस तरह पादप ऊतक का वर्गीकरण होता है। अब हम आगे देखेंगे जंतु ऊतक का वर्गीकरण। अब जंतु ऊतक को कैसे बांटा गया है, ये सब बच्चों नाम आपको याद करना पड़ेगा। कितने हिस्सों में बांटा गया है और क्या क्या नाम है ये आप याद कर लेंगे। जंतु ऊतक, जंतु ऊतक को चार हिस्सों में बांटा गया है, एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियमी ऊतक को छह हिस्सों में बांटा गया है, सरल सल्की एपिथेलियम, स्तरित सल्की एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम स्तंभाकार एपिथेलियम के बाद पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम, फिर उसके बाद पांचवा है घनाकार एपिथेलियम और छठा है ग्रंथिल एपिथेलियम। इसके बाद है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में देखो कितने हिस्सों में बांटा गया है, इसको भी छह हिस्सों में बांटा गया है। पहला संयोजी ऊतक है रक्त, दूसरा अस्थि, तीसरा स्नायु एवं कंडरा, चौथा है उपास्थि, पांचवा है एरियोलर संयोजी ऊतक,
छठा है वसामय संयोजी ऊतक। इसके बाद देखो पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है ऐच्छिक या कंकालीय या रेखित पेशियाँ, तीनों ही एक है। इसके बाद दूसरा है इसी में चिकनी या अनैच्छिक या आरेखित पेशियाँ, चाहे तीनों में से आप कोई भी एक नाम बोलो, है वही। अब इसके बाद तीसरा है कार्डियक पेशियाँ। ये हो गया पेशीय ऊतक का वर्गीकरण। इसके बाद तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, चालक तंत्रिका कोशिकाएं और सहचर्य तंत्रिका कोशिकाएं। इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पादप ऊतक। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों को ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, वृद्धि एवं विभज्योति के ऊतक। अब हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमने पहले आपको शॉर्ट में बता दिया, अब उसके बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे। पादप ऊतक के बारे में, ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वृद्धि अथवा विभज्योति का ऊतक, दूसरा है स्थायी ऊतक। विभज्योति की कोशिकाओं की विशेषताएं। विभज्योति को कोशिका की या वृद्धि ऊतक की क्या विशेषता है? कोशिकाएं छोटी तथा पतली भित्ति वाली होती है। दूसरा, कोशिका द्रव्य घना होता है। तीसरा, धानियाँ कम, छोटी या फिर अनुपस्थित होती है। इन कोशिकाओं में केंद्रक अपेक्षाकृत बड़ा होता है। कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है। छठा, ये सदैव विभाजन करके नए स्थायी ऊतक की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। विभज्योति के ऊतक के प्रकार के बारे में आप पढ़ेंगे। पादप शरीर में उपस्थिति के आधार पर विभज्योति के 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शीर्षस्थ विभज्योतक। अब चित्र में आप देख लो, शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ है? ये पौधे के एकदम शीर्ष में है। ये ऊतक जड़ तथा तने के सिरों पर पाया जाता है। इसके विभाजन से जड़ तथा तने की लंबाई में बढ़ते हैं। दूसरा है पार्श्व विभज्योतक, जिसको कैम्बियम भी बोलते हैं। इसकी कोशिकाओं में विभाजन से तने तथा मूल की मोटाई में वृद्धि होती है। अब पार्श्व में वृद्धि होगी तो मोटाई ही तो बढ़ेगी। इसके बाद अंतर्विष्ट विभज्योतक, ये पत्तियों के आधार एवं टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होती है। ये देखो ऊपर आपको ये जो चित्र बना है, ऊपर आपको शीर्षस्थ विभज्योतक दिख रहा है, नीचे में ये साइड में दिया गया है पार्श्व विभज्योतक, और बीच में देखो ये जो पर्व की स्थान है, दोनों जगह पे टहनी के पर्व के दोनों आसपास अंतर्विष्ट विभज्योतक दिख रहा है। इसके बाद आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद हम लोग फिर इसके आगे बढ़ेंगे, तब तक आप इसको याद कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो और खुश रहो।